बहुत सारी पार्टियों ने प्रचार शुरू कर दिया है और कल दुष्यंत चौटाला परसों दुष्यंत चौटाला कैथल में आ रहे हैं, चाय के प्रोग्राम कर रहे हैं। कोई उम्र तक रहेगी नहीं, चाह तक रहेगी नहीं। रैली करो ना दीपेंद्र सिंह की तरह। अगर ये नकम्मे लोग, ये जो आज जेजेपी और इंडिपेंडेंट विधायक हैं, ये इस्तीफे वापस समर्थन वापस ले लेते तो हमारे 730 किसान शहीद तो नहीं होते। कोई चाय पिए, कोई नशा पिए, कोई धन पिए, जनता ने देख लिया है कि इनके खाने के दांत हो रहे हैं, दिखाने के हो रहे हैं। अब हम माफ़ नहीं करेंगे, 2019 की गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे कि किसमें इसमें इसकी शक्ल मिलती है, इसमें इसका मिलता है, इसमें इसका मिलता है, और ये दोनों मिल करके एक सरकार बनाते हैं और हरियाणा की धरोहर को लूटा है। इस परिवार ने जनता का तमाशा बना दिया, जनता को बहका करके और एमएलए एमपी बन जाते हैं। उसके बाद जनता के स्वाभिमान को, जनता की असमत को किस तरीके से बीजेपी के गिरवी रखता है सारा परिवार। आज तक चौधरी देवीलाल का परिवार, जिस दिन से चौधरी देवीलाल ने स्वर्ग से धारा है, उनके नाम से तो वोट लेता है, लेकिन एक भी मौका ऐसा है किसान की लड़ाई लड़ी हो। जब भी किसी मामले में असेंबली में मौका आता है किसान की लड़ाई लड़ने का, एज इन लीडर ऑफ द अपोजिशन अभय सिंह ने और चाहे अजय सिंह और उसके परिवार ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया। जयप्रकाश जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कन्फ्यूज हो रहे हैं लोग। न्यू हिसार लोकसभा लड़ेंगे, कुरुक्षेत्र लोकसभा लड़ेंगे, या आदमपुर लड़ेंगे, कलायत लड़ेंगे, कई जगह सांग पसार गए। 6 साल का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज और 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज और 9 साल का गठबंधन की लूट खसूट और सत्ता, इसको कंपैरिजन कर लो। अभय सिंह को इसलिए जिताया था, बीजेपी का विरोध करेगा। सबसे पहले किसके पक्ष में वोट डाला इसने? जिसकी गोदी में नहीं हुआ था ना कि चौधरी रणजीत सिंह ने, दुष्यंत ने क्या निकाला है विनोद शर्मा की जेब से, मैं लोगों 5-6 दिन में बताऊंगा। चौथे दिन उसने भी उसे जेब में हाथ फंसा लिया। 9 साल बेमिसाल हरियाणा का हुआ बुरा हाल और नेता, गठबंधन के नेता हुए मालो माल कि भाई अभय सिंह बीजेपी के लिए काम कर रहा है और हुड्डा साहब के जो बढ़ते हुए कदम हैं उनको में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हरियाणा प्रदेश की जनता ने विशेष तौर से आदमपुर बाई इलेक्शन में लोक दल को समेत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, मैंने तो कहा था चौधरी ओम प्रकाश से मैं आज भी निवेदन करता हूं कि उम्र दराज हो गई है, आराम कर लो, बुढ़ापा खराब ना करो, बुढ़ापा खराब है। भाई जब समय था जब तो आपके परिवार ने अच्छा काम नहीं किया, अब कह दे बोला सरकार हमारी बनेगी, घरा सूत ना पूरी तू जुलवा लाठम लाठा क्या की सरकार बनेगी। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ आज पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी हैं और काफ़ी दिनों बाद आज इंटरव्यू करने का मौका मिला है। अभी बीजेपी की एक रैली हुई है जी, अमित शाह जी आए हुए थे, आप कैसे देखते हैं उस रैली को? देखिए, रैली राजनीतिक तौर से कंप्लीट फेल थी और उस रैली में इस तरह का दिखाया गया कि हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार की विफलताओं को दबाया गया और उनकी विफलताओं को दबाने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, उनके ऊपर बार बार देश के गृह मंत्री जी से कटाक्ष किए गए। लेकिन मैंने बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने फसल के भाव की बात करी, तो शायद या तो उन्होंने ठीक तरीके से गाइड नहीं किया या मुख्यमंत्री जी ने या उप मुख्यमंत्री जी ने बताया नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट उप मुख्यमंत्री का है, कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक नारा लगा था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। और जब बीजेपी की सरकार आई तो नारा लगा कि भाजपा तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। तो ये बताना चाहिए था मनोहर लाल जी ने कि क्या भाव था उस वक्त धान का। हरियाणा बनने के बाद सबसे अधिकतम दाम 10 वर्ष में गन्ने के किसी व्यक्ति ने बढ़ाए, किसी मुख्यमंत्री ने, तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल से लेकर के पंडित भगवतदास शर्मा से लेकर के आज तक जितने भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, सबसे ज़्यादा 10 वर्ष में गन्ने के दाम बढ़े तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में बढ़े। और सबसे ज़्यादा किसान की
के ऊपर मार पड़ी, किसान की पिटाई हुई, तो किसके राज में हुई? भारतीय जनता पार्टी के राज में। आज हरियाणा प्रदेश का किसान और मजदूर का एक कमर ऐसी नहीं जो हरियाणा प्रदेश की जाबर पुलिस की लाठियों से पिटी ना गई। आज हरियाणा प्रदेश के किसी कर्मचारी व्यापारी की कमर ऐसी नहीं है जिस पे गठबंधन सरकार के पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को डंडे ना पड़े। तो आज वो सरकार अपने गृह मंत्री जी को बुला करके इस तरह की बयानबाजी कराएं कि हुड्डा, मैं कहता हूं कि बड़ी क्लियर सी बात है। और मैं निवेदन करता हूं मनोहर लाल जी से, अगर उनको इतना अहंकार है, वैसे तो अहंकार से लेवरेज हैं, आज अहंकार का एक नतीजा है कि बेचारों ने छुप छुप करके जल से रैली करनी पड़ रही है। देश की आज़ादी के बाद ये पहला मौका है कि बाजार में धारा 144 लगा दी गई हो, जनप्रतिनिधियों को नज़रबंद कर दिया गया हो, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को नज़रबंद कर दिया गया हो, यानी कि बीड़ी माचिस भी उस पंडाल में नहीं आने दी। इतना क्या भय था भाई? अगर इतना भय है तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, आई भी उनके पास है, रो भी उनके पास है, कि चेक कराए इतना भय है या जनता इतनी नाराज है। तो हरियाणा प्रदेश में रिकॉर्ड था चौधरी देवीलाल का, चौधरी देवीलाल और उस वक्त की जितनी भी गठबंधन की पार्टियां थी 85 सीट आई थी। अब की बार ये ना हो जाए कि 90 की 90 सीट पे भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी जो आज हैं, चाहे कल किन्हीं भी परिस्थितियों में वो हों, चाहे इंडिपेंडेंट हो जिन्हें बीजेपी का साथ दिया है या जेजेपी गठबंधन का साथ दिया है, चाहे जेजेपी बीजेपी के विधायक हो, मैं नहीं समझता, मेरा भी 40 साल का तजुर्बा है, जितना आक्रोश जनता में है, इनको एक भी सीट मिलने वाली हरियाणा में नहीं है। बीजेपी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि 9 साल बेमिसाल, और अपने अपने काम गिनवाने लग रही है। ये सही बात है, 9 साल बेमिसाल, हरियाणा का हुआ बुरा हाल, और नेता गठबंधन के नेता हुए मालो माल। ये नारा बड़ा अच्छा है, उन्होंने दिया है। मैं यही मैं लड़ाई लगातार कर रहा हूँ कि जिस तरीके से गठबंधन सरकार ने, जब सारा देश कोरोना से जूझ रहा था, हरियाणा प्रदेश के सरकार के मंत्री चाहे अवैध रूप से शराब बेच रहे थे, चाहे अवैध रूप से रजिस्ट्रियाँ कर रहे थे, चाहे अवैध रूप से B&R में टैक्स वसूली कर रहे थे, कौन लोग कर रहे थे? हरियाणा सरकार के मंत्री तो थे, जो छोटा मुख्यमंत्री था। लेकिन जो छोटा मुख्यमंत्री ने जब इस तरह के गलत काम किए, क्या जो हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो उसका नियम है, केंद्र सरकार का दखल उसमें ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कैबिनेट की होती है, उसमें तो मुख्यमंत्री जी की भी उसमें जिम्मेवारी है। तो धन लुटा है, इसलिए मालामाल हो गए। क्या कारण है ऐसा? जब सारा देश की अर्थव्यवस्था हिल रही थी और सरकार के चेतों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही थी, यही बात हम कह रहे हैं कि आज जो सरकार का सत्यानाश हुआ है, ये लोग दोषी हैं। और इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, आज दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितना किसान की बदहाली में, मजदूर की बदहाली में, कर्मचारी व्यापारी की बदहाली में और लोगों के ऊपर लाठियां पड़वाने में भारतीय जनता पार्टी दोषी है, उससे कहीं ज़्यादा जेजेपी और जो निर्दलीय विधायक हैं, ये दोषी हैं। अगर ये लोग उनका साथ ना देते, जब हरियाणा प्रदेश के किसान, पूरे भारत के किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, अगर जेजेपी और निर्दलीय विधायक समर्थन वापस ले लेते, वो जो 3 काले कानून थे, प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद, और दुनिया में ये भी एक बड़ा मौका है किसानों का, किसानों ने अपनी ताकत दिखाई कि देश के प्रधानमंत्री ने झुक कर के किसानों से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि ये कहा कि काले कानून गलत थे, किसान सही थे। अगर ये नकम्मे लोग, ये जो आज जेजेपी और इंडिपेंडेंट विधायक हैं, ये इस्तीफे वापस, समर्थन वापस ले लेते, तो हमारे 730 किसान शहीद तो नहीं होते। तो कौन लोग दोषी है? जेजेपी और इंडिपेंडेंट दोषी है कि नहीं? लेकिन अब गठबंधन की बातें चल रही थी कि गठबंधन टूटेगा, और जो निर्दलीय विधायक है उनको बुलाया भी गया था बातचीत के लिए। तो विधायक रणधीर गोलन का बयान तो सुना ही होगा कि हम तो बाजे गए भाई, कहीं ना कहीं मंत्री पद मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं मेरे साथियों से कहना चाहता हूँ,
ये लोग देने वाले नहीं हैं, लेने वाले हैं। ये चूक हुई है हमारे निर्दलीय साथियों से। कलायत विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझे भी निर्दलीय चुना था। मैंने इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन नहीं किया था, क्योंकि ये इसके ऊपर तो कोई विश्वास कर ही नहीं सकता। और उन्होंने विश्वास किया, उनके साथ धोखा हुआ। लेकिन लोग ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये लोग उनका साथ ना देते तो सरकार नहीं बनती। सरकार नहीं बनती तो ये प्रदेश की बदहाली नहीं होती। अब बहुत सारी पार्टियों ने प्रचार शुरू कर दिया है और कल दुष्यंत चौटाला परसों दुष्यंत चौटाला कैथल में आ रहे हैं, चाय के प्रोग्राम कर रहे हैं। कोई उम्र तक रहेगी नहीं, चाह तक रहेगी नहीं। रैली करो ना दीपेंद्र सिंह की तरह। एक 44 साल का नौजवान, आज़ादी के बाद ये भी पहला मौका है कि दीपेंद्र सिंह 44 वर्ष का है, 4 बार लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य। आज़ादी के बाद किसी भी नेता ने इतनी उम्र में 4 बार चुनाव नहीं जीते। तो एक तरफ ऊँची रैलियाँ और एक तरफ ये चाय पार्टी। जब प्रजातंत्र में सत्ताधारी दल के लोग चाय पार्टी पर चले जाते हैं चुनाव इलेक्शन ईयर में, चुनावी वर्ष में, तो आप ये समझो कि उस पार्टी का मड़िया मेट हो गया। इनका कुछ नहीं बचा। और चाय भी किसका है मुझे तो मालूम हुआ है। कई दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे, पकड़ पकड़ करके, यार तू चाय तो पिला दे, चाय तो पिला दे। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि छोटा मुख्यमंत्री जब उचाना से चुनाव जीतते थे, मैं याद उनको स्मरण कराना चाहता हूँ और मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ, लोगों तुम्हारे साथ जो ठगी हुई है उसमें विचारो, मौका आ गया तुम्हारा। करसिंधु गांव में खड़ा होकर के कहता है कि मेरे घर को, मेरे दफ्तर को कॉफ़ी शॉप नहीं बनाना। कॉफ़ी शॉप मैंने चाय दूध की दुकान। तो भी ये लोगों के घरों में चाय क्यों पीने जा रहा है? अपने घरों में तो पिलाऊंगा नहीं, आना नहीं। तो इसका मतलब इनका काम डूब लिया है। और यही हर मुख्यमंत्री जी ने, क्या था उसका नाम, जन संवाद, क्योंकि जनसंपर्क तो हुड्डा साहब का है। आपने देखा होगा पानीपत में एक तरफ माननीय गृह मंत्री जी की रैली चल रही थी 4000, मात्र 4000 की, और दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी और दीपेंद्र सिंह और दूसरे कांग्रेस के वीरेंद्र बुल्ले शाह और दूसरे नेताओं का जनसंपर्क अभियान चल रहा था। एक तरफ 20,000 लोग सिर्फ शाम के टाइम में जनसंपर्क अभियान में, और जनसंवाद में क्या आदमी थे? 4000। और पुलिस की नफरी निकाल देते तो बहुत बुरा होता। तो इसलिए आज हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार पे लिखा जा चुका है, कोई चाय पिए, कोई नशा पिए, कोई धन पिए। जनता ने देख लिया है कि इनके खाने के दांत हो रहे हैं, दिखाने के हो रहे हैं। अब हम माफ़ नहीं करेंगे। 2019 की गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे कि किसमें इसमें इसकी शक्ल मिलती है, इसमें इसका मिलता है, इसमें इसका मिलता है, और ये दोनों मिल करके एक सरकार बनाते हैं और हरियाणा की धरोहर को लूटा है। अभय सिंह चौटाला की भी यात्रा चल रही है, तो उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? उसे पूछ ले कि बनेगी उसको ले, मैं क्या कहूँगा। जब अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे और मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, मैं बहुत कहता था, माँ अभय सिंह अब नेतागिरी चमकाने का, लोगों में विश्वास पैदा करने का मौका है। क्योंकि डेमोक्रेसी में 2 फ्रंट मिलते हैं, एक है विधानसभा एमएलए के लिए, दूसरा है पार्टी। विधानसभा में वो अपनी पार्टी के नेता बने, नेता प्रतिपक्ष हुए। पूरे 4 के 4 साल जिस दिन सेशन शुरू होता, मनोहर लाल जी से बातचीत करके, और सबसे पहले अध्यक्ष महोदय मैं एक बहुत बड़ा चार्जशीट दे के आया हूँ हुड्डा साहब के खिलाफ, हुड्डा साहब को गिरफ्तार करो। अरे भाई, तेरी चार्जशीट से हुड्डा साहब को कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? तेरी क्या अथॉरिटी है? तू कौन है? लोगों में ये जच गई कि भाई अभय सिंह बीजेपी के लिए काम कर रहा है और हुड्डा साहब के जो बढ़ते हुए कदम हैं उनको में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हरियाणा प्रदेश की जनता ने विशेष तौर से आदमपुर बाई इलेक्शन में लोक दल को समेत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला
मैंने तो कहा था चौधरी ओम प्रकाश से, मैं आज भी निवेदन करता हूँ कि उम्र दराज हो गई है, आराम कर लो, बुढ़ापा खराब ना करो, बुढ़ापा खराब है। भाई जब समय था जब तो आपके परिवार ने अच्छा काम नहीं किया। अब कहते बोला सरकार हमारी बनेगी, घर सूत ना पूरी तो जुलवा के लाठम लाठा क्या की सरकार बनेगी। आदमपुर में अगर कूड़ाराम के गांव के वोट निकाल दें और रिश्तेदारी के वोट निकाल दें, कुल 900 वोट आए हैं। तो क्यों आए 900 वोट? क्योंकि अभय सिंह का लोगों को ये जच गया, चाहे जेजेपी हो चाहे लोकदल हो, दोनों एक परिवार की पार्टी है, चौटाला परिवार की, और दोनों बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अब लोगों में ये नहीं जचती कि बीजेपी से अलग जाएंगे, क्योंकि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने अभय सिंह को इसलिए जिताया था, बीजेपी का विरोध करेगा। सबसे पहले किसके पक्ष में वोट डाला इसने? जिसकी गोदी में नहीं हुआ था ना कि चौधरी रणजीत सिंह ने, दुष्यंत ने क्या निकाला है विनोद शर्मा की जेब से, मैं लोगों 5-6 दिन में बताऊंगा। चौथे दिन उसने भी उसे जेब में हाथ फंसा लिया। किसकी जेब थी? वो बीजेपी की थी ना। तो जब लोग अनाज खाते हैं, लोग अपनी सोच रखते हैं, इस परिवार ने जनता का तमाशा बना दिया, जनता को बहका करके और एमएलए एमपी बन जाते हैं। उसके बाद जनता के स्वाभिमान को, जनता की असमत को किस तरीके से बीजेपी के गिरवी रखता है सारा परिवार। आज तक चौधरी देवीलाल का परिवार, जिस दिन से चौधरी देवीलाल ने स्वर्ग से धारा है, उनके नाम से तो वोट लेता है, लेकिन एक भी मौका ऐसा है किसान की लड़ाई लड़ी हो। जब भी किसी मामले में असेंबली में मौका आता है किसान की लड़ाई लड़ने का, एज इन लीडर ऑफ द अपोजिशन अभय सिंह ने, और चाहे अजय सिंह और उसके परिवार ने हमेशा ही बीजेपी का साथ दिया। तो लोग समझ रहे हैं। जयप्रकाश जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? कन्फ्यूज हो रहे हैं लोग। न्यू कह हिसार लोकसभा लड़ेंगे, कुरुक्षेत्र लोकसभा लड़ेंगे, या आदमपुर लड़ेंगे, कलायत लड़ेंगे, कई जगह सांग फंसा रहे। तो ये तो देख, जयप्रकाश एक है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अभय सिंह ने वक्त रहते जनता का दिल नहीं जीता। प्रजातंत्र प्रणाली में सरकार बन जाए तो चंडीगढ़ की कंक्रीट पे की बिल्डिंग में बैठ कर के सत्ता नहीं चलानी चाहिए, लोगों के दिलों में राज करना चाहिए। जयप्रकाश ने अपने 36 साल के पॉलिटिकल कैरियर में जनता का विश्वास जीता है। जयप्रकाश एक ऐसा आदमी है, कलायत वाले कहें वो तो मेरा घर क्षेत्र है, हम लड़ेंगे, छोड़ने का पर्सन नहीं नोटता कि कलायत लड़ लो। हिसार चला जाऊं कि हिसार लड़ लो जी, आपने बहुत काम किए थे। कुरुक्षेत्र गया था उस दिन तो अखबारों में आप लोगों ने छाप ही दिया कि सबसे बढ़िया कैंडिडेट जयप्रकाश। जयप्रकाश तो एक अकेला 5 जगह 6 जगह पूरा हरियाणा के लोग विश्वास रखते हैं ना जयप्रकाश में। तो 2 लोग आप लोगों को कहते जेपी कहाँ से लड़ेगा? अरे भाई कलायत जरूर लड़ांगे, एक तो सबने मैं बता दी, मैं हर रोज ही बता रहा हूँ। बाकी जहाँ पार्टी कहेगी, शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, हुडा साहब, मैं वही करूँगा। कितनी सीट मानते हो आज के समय में कांग्रेस की? अब मैं 75 पार 70 पार वाला तो नहीं, मैंने के पार पार ला गए। मैंने चौधरी देवीलाल का वो जमाना भी देखा था जब 1987 में 90 में से 85 सीट आई थी। आज उससे ज़्यादा बेटर है, मतलब सरकार से नफरत है, घृणा है और हुड्डा के प्रति प्यार है। यही तो मैं एक बात बताना चाहता था, तब बीच में डिस्टर्ब कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी और लोकदल, इनके लिए तो बड़ा मौका है। 6 साल का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज और 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज और 9 साल का गठबंधन की लूट खसूट और सत्ता, इसको कंपैरिजन कर लो। अरे एक दिन बड़ा अच्छा मौका मैं दे दूंगा कि ये अपने अपने सरकार का वाइट पेपर जारी करें कि चौधरी ओम प्रकाश ने कितना रोजगार दिया, कितना विकास कराया, कितना मतलब बजट था। दूसरी तरफ हम देंगे कांग्रेस के राज का, तीसरी तरफ ये दे दो। अरे भाई इन्होंने तो ऐसी ठगी मारी, हम छोटे देने न्यू कह करते छोरे दिल्ली ना चाहिए, ममीरा काट लेंगे, डरे करते। इन्हें तो हमारा ममीरा काट लिया।
बनारसी ठग से बुरी तरीके से ठगा है। यानी कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं, सिंपली फ्लाइंग क्लब हिसार और फ्लाइंग क्लब के नाम से बेशकीमती ज़मीन कोडियों के भाव खरीद दी इनके चेतों ने और करोड़ों के हिसाब से बेची। और जब देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कह दिया, इन्हीं की पार्टी के वहाँ के लोकल सांसद ने जब ये मामला उठाया तो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में विचाराधीन नहीं है। था विचाराधीन, मैंने कहा था ना, समय पे तो बोल लेनी। चौधरी अजीत सिंह देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, दीपेंद्र सिंह मेंबर पार्लियामेंट थे 11 में। उस वक्त ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हुआ था, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे। और ये सरकार आते ही 2015 में केंद्र की सरकार इसको, क्योंकि हमारी प्रदेश की सरकार कमज़ोर पड़ गई और इसको जेवर में ले गई उत्तर प्रदेश में। अब ये ड्रामा कर रहे हैं, तो व्यापार कर रहे हैं हवाई अड्डे के नाम से। और जैसे सत्ता परिवर्तन होगा, जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा कि किस तरीके से तलवंडी राणा से लेकर के चंडीगढ़ तक बीच समेत बरवाड़ा उकलाना, वहाँ के लोगों का 16-16 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करना पड़ता है और वहाँ ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो घोटाले है यार, इनकी ज़्यादा मेरे हिसाब से चर्चा बापा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए सर, क्योंकि लंबा इंटरव्यू हो रहा है और भी बातें करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे सर, क्योंकि बोर हो जाएंगे लोग ना। उन्हें ना करेगी जाके, परसों ने दुष्यंत होगा, 4 बात पूछ लिए। कौन सी पूछे जी? मैं बता दूंगा और आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, ये पूछना कि आपका बयान छपा कि हरियाणा का जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसका इंचार्ज दुष्यंत है, कि हम जगह तलाश रहे हैं। एक फ्लाइट चले हिसार से अमृतसर, एक फ्लाइट हिसार से चले पटना, और भाई के लेने जाएंगे पटना, जीरी लेने वाले मजदूर जाएंगे। एक फ्लाइट चले हिसार से चंडीगढ़। मैं बताता हूँ, ये लोगों को भ्रमित करके इन्होंने तो सोचा था 2019 में जैसे लूट लिया हरियाणा का मतदाता, अब इस लुटाई में नहीं आएंगे लोग। पता लग गया बनारसी अंधे बड़े हैं। बनारस में कौन है पता? आप बता तो बताए थे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार आप ज़रूर बताएं, अभी क्या कुछ कितना अच्छा ये इंटरव्यू रहा और क्या कमियां रही। धन्यवाद।